नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी तय हो गई है। अमेरिकी इतिहास में वो दूसरे ऐसे राष्ट्रपति होंगे जिनका दूसरा कार्यकाल लगातार नहीं होगा। लेकिन आज जब ट्रंप की अमेरिका के चुनाव में जीत हुई है तो वहां के कैंपेन और 5 महीने पहले भारत में चुनावी कैंपेन की समानता साफ देखी जा रही है। आप याद कीजिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा कैंपेन क्या था? यही ना कि संविधान खतरे में है। राहुल गांधी ने तो आज भी नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन किया है। संविधान का सम्मान करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन संविधान खतरे में है, ये आरोप कितना सच्चा है? सवाल आज यही उठ रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी कमला हैरिस भी चुनाव के दौरान यही कहते रहे कि अमेरिकी संविधान और आजादी को उनसे खतरा है। आज ट्रंप की जीत के बाद लेफ्ट इकोसिस्टम का हिस्सा माने जाने वाले ग्लोबल मीडिया को ये जीत कितनी भारी लग रही है, ये उनके हेडलाइन से नजर आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक कॉलम का हेडलाइन है, हिज विन ओपन्स अप एन इरा ऑफ अनसर्टेनिटी फॉर द नेशन, यानी कि देश खतरे में आ गया है। यानी अखबार लिख रहा है कि ट्रंप की जीत राष्ट्र के लिए अनिश्चितता लाने वाली है। वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन है, अमेरिका में लगातार टर्म ना पाने वाले दूसरे और पहले फेलोन यानी अपराधी राष्ट्रपति बनेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट एक दूसरी खबर में यह भी लिखता है कि ट्रंप जीत गए, लेकिन क्या उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल उसी तरह अंधकारपूर्ण होगा जैसा उनका प्रचार रहा? बीबीसी ने खबर बनाई है कि एक शक्तिशाली जनादेश ने ट्रंप को खुली छूट दे दी। जिस व्यक्ति को अमेरिकी जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया है, उसके लिए ऐसे शब्द और ये सोच क्या दिखा रहा है? क्या आपको नरेंद्र मोदी को मिले जनादेश पर भारत में ऐसे ही सुर सुनने को नहीं मिले थे क्या? सवाल पब्लिक का है कि जब मोदी जैसी ट्रंप को जीत मिली है तो क्या खतरे में संविधान का ग्लोबल एजेंडा फ्लॉप होता नजर आ गया है? ट्रंप नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। दोनों नेता सार्वजनिक मंच से अपने अपने तरह से इस बात को कह चुके हैं, लेकिन ट्रंप के आने से दुनिया में क्या बदलाव आएगा, साथ ही भारत का कौन सा पक्ष मजबूत होगा, क्या चुनौती आएगी, ये सारे सवाल आज अहम हैं। इन अहम पहलुओं पर मैं आगे बात करूंगी, लेकिन आज का मुद्दा है कि क्या ट्रंप पर अमेरिकी ना बंटने ना कटे तो इकोसिस्टम हार गया? अब की बार फिर ट्रंप सरकार, क्या भारत की तरह अमेरिका भी मेल्टडाउन में है? सवाल पब्लिक का आज यही है। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पक्की हो जाने के बाद उन्हें शुरुआती बधाई देने वाले ग्लोबल लीडर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, आप जब अपने पिछले टर्म की सफलताओं को आगे बढ़ाएंगे तो मैं भारत अमेरिकी वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी की मजबूती की उम्मीद कर रहा हूं। ट्रंप को बधाई देने वालों में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हैं। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद संविधान खतरे में है कहने वाले कितने सदमे में हैं? भारत में भी इसके संकेत दिखने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले का बयान है, अमेरिकी चुनाव के नतीजे और हमारे लोकसभा के नतीजे साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय वोटर ज्यादा समझदार है, क्योंकि उसने सेल्फ ऑब्सेस्ड सत्ताधीशों के अहंकार को तोड़कर उन्हें सबक दिया है। उम्मीद करता हूं कि अमेरिका हमें उपदेश देने से पहले समझेगा कि लोकतंत्र कैसे काम करता है। वाह, साकेत गोखले समझाएंगे। अब आप इस बयान पर क्या कहेंगे? साकेत गोखले कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र में मोदी के अहंकार को तोड़ा, फिर आप ही ये भी कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। संविधान सम्मान का सम्मेलन भी आप ही लोग कर रहे हैं। ये सवाल खड़े करता है या नहीं? इस तरह का मेल्टडाउन अकेले साकेत गोखले का नहीं है।
कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक्स पर लिखा, मिलेनिया ट्रंप विल मेक गोल्डन हिस्ट्री, थर्ड वाइफ फॉर द सेकेंड टाइम टू बिकम द फर्स्ट लेडी। टिप्पणी उनकी पत्नी पर, डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर, जीत पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब इस बयान पर मैं क्या कहूं, सिवाय इसके कि इसे भारत की जनता फुहरता मानेगी या नहीं, ये पब्लिक ही तय करेगी। उधर ट्रंप की जीत पर डीएमके नेता टीकेएस इलांगोवन और पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर का भी नजरिया सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं। Trump had resorted to many gimmickry, like 2 shooting incidents. These are all incidents which we have seen in India that he has copied. Maybe some advisors from India had told that you play a drama so that we can win. That is what had happened. That is what we think. Hindenburg issue will not come up. And somebody in the US government, like a Republican or the Donald Trump, will put a pressure on Hindenburg to stop this. And they will feel happy. All the mistakes which were exposed by Hindenburg will be closed. That is what they feel. But let us wait and see. America is more democratic than India. एक तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जिनको कि अमेरिका की कोर्ट्स ने ही फेलन बताया है और जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है, तो इस पर मुझे अफसोस है। भारत में आ रही ऐसी प्रतिक्रियाओं के बीच ये भी देखिए कि भारत और अमेरिका के चुनावों में 7 समंदर की दूरी होने के बावजूद कैसे मोदी और ट्रंप के विरोधियों के सुर इतने मिलते जुलते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। Donald Trump is an existential threat to our democracy and our most fundamental freedom. 10 साल हिटलर का ही समय था, 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। Donald Trump has openly vowed if re-elected he'll be a dictator on day one. अमेरिका में ट्रंप विरोधी कैंपेन हारा और भारत में मोदी विरोधी कैंपेन हार गया। दोनों नेताओं के तेवर अंदाज और कई मसलों पर राय भी मिलती जुलती है। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को अपना दोस्त बार बार बताया है और हाल में ट्रंप यहां तक कह चुके हैं, मोदी बाहर से देखकर ऐसे लगते हैं कि वो आपके पिता हों, लेकिन एक दूसरे के लिए व्यक्तिगत सम्मान से बढ़कर मसला यह है कि ट्रंप की नीति से भारत पर क्या असर पड़ेगा। मोदी की तरह ट्रंप भी रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ नजर आते हैं। हाल ही में ट्रंप ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की मैं निंदा करता हूं, यह मेरी निगरानी में कभी नहीं होता। कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनिया भर और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है। हम कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म विरोधी एजेंडे के खिलाफ हिंदू अमेरिकियों की रक्षा करेंगे, लेकिन क्या 5 आइज वाले देशों में शामिल कनाडा के खालिस्तान एजेंडे पर ट्रंप रोक लगाएंगे? ये सवाल बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के कारोबारियों पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में जब जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होगा तो इसमें भारत के नजरिए से क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल पब्लिक का आज है कि क्या ट्रंप की जीत से संविधान खतरे में है वाली टूल किट की ग्लोबल हार पक्की हो गई? मोदी और ट्रंप के विरोधियों का मेल्ट डाउन एक जैसा है? क्या विरोधी हार के बावजूद सबक नहीं सीख रहे?
क्या ट्रंप की जीत से बांग्लादेश और कनाडा के हिंदुओं की आवाज सुनी जाएगी? क्या ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रोकेंगे? क्या ग्लोबल मसलों पर भारत के दोस्त बनकर खड़े होंगे ट्रंप? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। विवेक साइलस जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। सौरभ शुक्ला फाउंडर हैं न्यूज मोबाइल के, वॉशिंगटन डीसी से बहुत नजदीकी सी देख रहे हैं ये सारी इलेक्शन को। सौरभ शुक्ला जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका वॉशिंगटन डीसी से यहाँ सीधा हमारे स्टूडियोज में। विवेक श्रीवास्तव जी वामपंथी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आज कितने सदमे में हैं ये आज हम देखेंगे। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, ये बात तो तय है जिस तरह की हेडलाइंस हमने देखी हैं, मेल्टडाउन तो हो रहा है। जिन्हें वो लेफ्ट लिबरल कहा जाता था वो असल में कहीं ना कहीं आज महसूस कर रहे हैं कि ना चली भारत में, ना चली अमेरिका में, ट्रंप भी वापस आ गया, मोदी भी वापस आ गया। क्या होगा इस पूरे नैरेटिव का? नंबर 1 और नंबर 2, आपने एक चीज नोट की, वहां कोई भी वोटिंग की प्रक्रिया को दोष नहीं दे रहा। संविधान खतरे में, ये सब कह रहे थे चुनाव के दौरान, लेकिन आज किसी ने वोटिंग की प्रक्रिया पर इल्जाम नहीं लगाया। सबने अपने आप में गलती ढूंढनी शुरू की है कि कहां रह गई बात। तहसीन पूनावाला, क्या भारत में ऐसा नहीं हो सकता था? नमस्कार नाविका जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने वो मुहावरा तो सुना होगा आपने, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी चुनाव में भाजपा वाले क्यों दीवाने हो रहे मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। व्यक्तिगत तौर से मुझे लगता है उनका जीतना भारत के लिए कुछ हद तक अच्छा है, क्योंकि उनके मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से व्यक्तिगत तौर से एक अच्छा रैप है। लेकिन कुछ मूल सवाल, अगर हम सारे जिंगोइज्म को छोड़ते अगर हम बात करें तो जरूरी है। अगर ट्रंप साहब नेशनलिस्ट है और भाजपा वाले इतने खुश हो रहे, तो नेशनलिस्ट तो किसके लिए? वो अमेरिका के लिए है। H1B वीजा जब मोदी साहब प्रधानमंत्री थे और ट्रंप साहब राष्ट्रपति थे, सबसे ज्यादा क्लैम्पडाउन उन्होंने किया था। इसके अलावा उनकी जो पोजीशन है बाकी मुद्दों को लेकर, मणिपुर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पे वो प्रेशर डालेंगे। याद रखना कि जिस मैच्योरिटी से जो बाइडेन ने पन्नू का इश्यू हैंडल किया था, ट्रूडो ने तो बहुत इमेच्योरिटी निज्जर का मामला हैंडल किया था। ट्रंप उस मैच्योरिटी से हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, उन्होंने कहा है कि वो इजराइल को एनकरेज कर रहे हैं ईरान पे अटैक करने, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। वेस्ट एशिया पे भारत इंस्टेबिलिटी नहीं चाह सकता। एक और चीज, जब प्रधानमंत्री मोदी जी और ट्रंप की बहुत अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री थी, लेकिन ट्रंप और इमरान खान, इनकी भी एक केमिस्ट्री थी और उस वक्त ट्रंप पाकिस्तान को एनकरेज कर रहे थे। वापस वहां पर एक प्रेशर आएगा। बांग्लादेश को अमेरिका ने डिस्टेबलाइज किया है, ये हम सब जानते हैं। अब उसके साथ हमारी विदेश नीति क्या होगी, इन सारी चीजों के लिए हमें आंसर देना होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ट्रंप प्रोटेक्शनिस्ट है और प्रोटेक्शनिस्ट होने से भारत को इकोनॉमिक नुकसान होगा। तहसीन पूनावाला जी, माफ कीजिएगा, अब तक मैं सोच रही थी कि आपका पर्सनल ट्वीट तो ट्रंप के फेवर में था, लेकिन अब पाकिस्तान और ट्रंप का रिलेशनशिप, इंडिया और ट्रंप के रिलेशनशिप, मोदी और ट्रंप के रिलेशनशिप पर भारी पड़ेगा। ये दिखाता है कि मेल्टडाउन हो तो ऐसा हो। रोहन गुप्ता जी, मैं निशब्द हूं, आप ही जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, आज हम सबको निशब्द होना चाहिए, जो भी लॉजिकल हैं, जो भारतीय हैं, जो थोड़ा भी समझते हैं कि देश और पूरा विश्व कहां पे जा रहा है। देखिए नविका जी, आज का जो यूएस का परिणाम है, भले हमारे साथी ने कहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक बड़ा देश है जिसकी जहां पे कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व में पड़ता है। तो हमको चीज समझना पड़ेगा कि जनता क्या चाह रही है, पूरे विश्व की जनता। सबको एक डिसिसिव लीडरशिप चाहिए, सबको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है, सही हो सकता है, पर जब तक क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, एक क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूं, उस चीज की जीत हुई। और जो ये कहा था कि चुनाव कहा जाता था फोटो फिनिश है, जहां पे कांग्रेस के कई नेता भी सभाओं में कमला हैरिस की शामिल हुए थे, जिनको बुलाया गया था, वो चुनाव में करीब 2.5 से 3.5% की बढ़त
ट्रंप को मिलना ये मामूली चीज नहीं है। उनके ऊपर जो भी आरोप हुए, जो व्यक्तिगत टिप्पणी में मैं नहीं करना चाहूंगा, जनता जनार्दन है, जनता ने फैसला लिया, हमको समझना पड़ेगा। मैं इसके आगे के मायने कह रहा हूं कि जो इंडी गठबंधन के नेता नहीं कर पाए, नविका जी आपके साथ ही मेरी डिबेट हुई थी 2-3 दिन पहले, वो ट्रंप ने करके दिखाया। अगर गलत को गलत बोलना जिस लीडर को आता है, जनता उसके साथ चलती है, उसका एग्जाम्पल है डोनाल्ड ट्रंप। जब बांग्लादेश में कुछ गलत हुआ तो उन्होंने छाती ठोक के कहा कि नहीं, ये जो हुआ है वो गलत है, मैं इसके खिलाफ मैं होता तो ये नहीं होने देता। और हमारे देश में बैठे हुए नेता ये बात करने से डर रहे हैं। इनको समझना पड़ेगा कि जमीन से ये लोग कितने उखड़ चुके हैं, जनता के मुद्दों से कितने बिखर चुके हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि जो व्यक्ति आज देश का यूएस का प्रेसिडेंट बना, उसने इस मुद्दे को उठाया। आज हमारा एक भी नेता उस मुद्दे को उठाने में सफल नहीं रहा। जनता इन चीजों को, ये जो दोगलापंथी है, उसको स्वीकार नहीं करती। दूसरी बात, मैं मोदी जी की बात करूं कि जो पर्सनल केमिस्ट्री की बात करी, हाउडी मोदी की बात हो या नमस्ते ट्रंप की बात हो, बहुत कम ये देखा जाता है कि वैश्विक तौर पे कोई नेता अपने पार्टी में होने के बावजूद भी एक व्यक्तिगत केमिस्ट्री के उनके साथ हमेशा आगे बढ़ते हैं। कई बार उसका मोदी जी को सामना भी करना पड़ा कि आपने नमस्ते ट्रंप क्यों। पर ठीक है, आज मोदी जी समझ रहे हैं कि विजन क्या है, देश की जरूरत क्या है। जिस प्रकार से ट्रूडो ने यूएस के द्वारा, जो पुराना प्रशासन था, उसके द्वारा भाजपा के जो भारत के ऊपर दबाव क्रिएट किया, हर दूसरे दिन लव लेटर आ जाता था, मुझे लगता है इन चीजों को रोकने में हमको अब सफलता मिलेगी। जो खालिस्तान खुलेआम घूम के नफरत फैलाता था देश के हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, और आपने देखा होगा इंडी गठबंधन के एक समर्थक इसको हिंदू और सिख की बात कर रहे थे। परसों की डिबेट की हम बात है, ये मानसिकता का विरोध समझिए नाविका जी। हम सब भारतीय हैं, बिल्कुल मानसिकता का विरोध है। और मणिशंकर अय्यर, अभिषेक मनु सिंघवी की मानसिकता, तहसीन पूनावाला, इस पर तो जवाब दे दीजिए। क्या कहा है अभिषेक मनु सिंघवी? चलिए, मणिशंकर अय्यर को अगर ये भी कह दिया जाए कि लूज कैनन है, कभी भी कुछ भी कहते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी मीम्स उठाकर लिख रहे हैं और उनकी पत्नी पर टिप्पणी कर रहे हैं। इससे बेहतर कांग्रेस पार्टी के नेता के पास कुछ कहने को नहीं है। तहसीन भाई, नहीं देखिए, ये मुद्दे नहीं है। दो जो स्पेसिफिक मुद्दे, उन पर मेरे भाई रोहन ने जवाब नहीं दिया। कैसे मुद्दे नहीं है? मैं बताता हूं, अभिषेक मनु सिंघवी इतने बड़े नेता हैं, मुद्दा नहीं है वो मुद्दा ही नहीं है। नाविका जी, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पे अटैक हो रहा है और बांग्लादेश में रेजीम चेंज अमेरिका ने किया था। हम ये जानते हैं कि कोई भी वहां पे राष्ट्रपति हो, फॉरेन पॉलिसी उनकी ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती है। और इस बात को लेकर अब जब भारत पे अगर और दूसरा पन्नू को लेकर ट्रंप और प्रेशर डालेंगे भारत के ऊपर, मणिपुर पे लेकर प्रेशर डालने वाले, ये सारी चीजों के, इन चीजों को भाजपा को जो जवाब नहीं देना है, इसलिए भाजपा मुझे आपकी समझ पर सवाल उठाना पड़ेगा कि अगर ट्रंप ने 2 दिन पहले ये कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है, वो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, तब भी आपके मन में ऐसा अविश्वास समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने नेताओं को बचाने के लिए किस तरह से जलेबी बना रहे हैं। आज देश सुन रहा है। लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी, तकलीफ क्या है? किसी ने वहां पर उठाया नहीं कोई भी सवाल कि यहां पर इलेक्शन फेयर नहीं था। संविधान खतरे में जरूर कहा था, लेकिन संविधान कितनी ब्यूटीफुली चला, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र कितने ब्यूटीफुली भारत में भी चला, अमेरिका में भी चला। कम से कम आज तो आप ये मानेंगे कि पूरे दुनिया में कहीं पर भी ये डर की राजनीति काम नहीं करती। आपने किया लोकसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भी तीसरी बार चुन के आए और उसके बाद हरियाणा के चुनाव भी जीते। अब अमेरिका में जिस तरह ट्रंप जीते हैं, विवेक श्रीवास्तव जी, शायद मेल्टाउन और गंभीर लिबरल लॉबी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। नहीं, पृथ्वी पे काला अध्याय शुरू हुआ है। एक काला अध्याय की शुरुआत है, ब्लैक चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो शुरू हुआ है। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। एक तानाशाह जो इस्लामोफोब है, फनाटिक है, माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के खिलाफ है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उसको वो आया है, उसको चुना गया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना सेलिब्रेट करने की बात है। सीधी सी बात है, मैं क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, डिप्लोमेटिक नहीं हूं। इसके आने से कोई पीस नहीं फैलेगी इस देशों के बीच में। मोदी का दोस्त मतलब ये नहीं है कि ट्रंप भारत का दोस्त हो गया। पिछले टेन्योर में सारे वीजाज अमेरिकन स्टूडेंट्स के खत्म किए गए थे। H1B वीजाज के रूल्स को टफन अप किया गया था।
भारत का जो आईटी प्रोफेशनल वर्कफोर्स है उनकी नौकरियों पे बन आई थी। इस बार भी ये व्हाइट फर्स्ट कहेगा, अमेरिकन फर्स्ट नहीं, ही इज बेसिकली व्हाइट मैन फर्स्ट। ये इसकी लॉजिक है। ये कह रहे हैं साहब, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं जाऊंगा और ये पैलेस्टीन की प्रॉब्लम 2 घंटे में सॉल्व हो जाएगी। नेतन्याहू भंगड़ा कर रहे हैं। ये हम कर क्या रहे हैं कि राइट विंग इस्लामोफोबिक प्रेसिडेंट जो बना है अमेरिका का, उसका सेलिब्रेशन कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। मुझे नहीं लगता ये मेरे देश के लिए या इस पृथ्वी के लिए कोई बहुत अच्छी चीज है। अब हर चीज के अंदर ये कहना साहब वो जीत गए, अरे वो जीत गए तो मोदी क्यों खुश हो रहे हैं भाई? आप बताइए भारत के लिए वो क्या क्या करेगा। और ये प्रो अमेरिकन स्टैंड ये हमारे रिलेशंस चाइना और रूस दोनों से खराब करेगा। आप देखेंगे ये पहले भी हुआ था। हमने बड़ी तारीफ की थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब अभी शी जिनपिंग से वो मिले थे, बातचीत हुई थी, मेल्टडाउन हुआ था, दोनों तरफ से एक मैत्री की शुरुआत हुई थी। हमने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी, लेकिन ये सब खत्म होगा। आप देखेंगे आप। चाहे वो पैलेस्टीन का मुद्दा हो, तो यूक्रेन का मुद्दा आपको हो, चिंता ताइवान ये का हो मुद्दा गई हो। कि चाइना पीछे ना रह जाए, अमेरिका आगे ना निकल जाए। बाप रे बाप, काला अध्याय चाइना कह नहीं दिया पीछे आपने रहेगा, विवेक आप पीछे श्रीवास्तव रह जी। जाएंगे। अगर ये मेल्टडाउन नहीं है तो क्या है? बिल्कुल। मुझे समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं लोग भांगड़ा डाल रहे हैं, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? आपको रोने का मन कर रहा है तो रुमाल भिजवा देती हूँ, या आज तौलिए की Absolutely। जरूरत पड़ेगी। मुझे तो दुख होता है, हर्षवर्धन मैडम। त्रिपाठी जी, आज लगता है रुमाल से काम नहीं चलने नहीं, वाला, कहीं भी तौलिया मुसलमान भिजवाना या पड़ेगा, minority वो मारा भी जाए तो बड़ा दुख होना वाला। चाहिए। आज विवेक आपको भी श्रीवास्तव दुख जी होना चाहिए। बहुत नहीं, आपको भी दुख होना चाहिए। बहुत ही सदमे में है। विवेक भाई पता नहीं कहाँ थे जब नहीं, चाइना दुख में की बात है, मस्जिदें आपको भी तोड़ बोला दी आप। गई। अब देखिए आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, ये मत करिए, ये अच्छा नहीं लगता। आप ठीक है, आप थोड़ा कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं, तानाशाही दिमाग में रहती है नॉर्थ कोरिया से लेके चाइना तक। लेकिन ठीक है, यहाँ तो हम भारत में है ना विवेक भाई, तो यहाँ आप शांत रहिए। मैंने आपकी बात सुन ली। अब जो सबसे जरूरी बात है बोलिए जी कि डोनाल्ड ट्रंप क्या वन पार्टी डेमोक्रेसी वाले चाइना के जिनपिंग की तरह जीत के आए हैं क्या, या फिर वो ईरान के खामेनेई की तरह वो चुने गए हैं सुप्रीम लीडर? नहीं भैया, वो डेमोक्रेसी से आए हैं। इसीलिए कम्युनिस्टों को इतना दर्द हो रहा है, इसीलिए उन्हें लग रहा है कि ये काला अध्याय हो गया। नंबर 1। दूसरा क्या है, दुनिया भर का जो ये वर्ल्ड वाइड वोक और लेली इकोसिस्टम है ना, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जिसने दुनिया भर में तबाही मचा रखी है। वहां की जो नेशनैलिटीज हैं, वहां के जो स्थानीय मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उन्होंने अमेरिका को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इस वोक और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में। उसकी हार हुई है। भारत के लिए क्या है? भारत के लिए दुनिया के मंचों पर जो भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं या जो भी रेडिकल जो ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह से दुनिया के लिए खतरा है, पीस के लिए खतरा है, उनके खिलाफ भारत है। अभी तक जो बाइडेन के कार्यकाल में क्या हुआ? ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में दुनिया युद्ध से मुक्त रही। इनके कार्यकाल में क्या हुआ? जो बाइडेन और कमला हैरिस ने अमेरिका को बर्बाद किया। दुनिया के हर कोने में युद्ध होने लगा, मिडिल ईस्ट से लेकर रशिया यूक्रेन तक। और जो सबसे बड़ी बात थी कि जो बाइडेन तो राष्ट्रपति के तौर पर 2 साल के बाद रह ही नहीं गए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और कमला हैरिस को फोटो अपॉर्चुनिटी से कोई फुर्सत नहीं मिल रही थी। मुझे लगता है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में एक ऐसा व्यक्ति कमांडर इन चीफ के तौर पर, नेता के तौर पर होना चाहिए जो दुनिया में फैसले ले सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निजी रिश्ते हैं, लेकिन ट्रंप के बाकायदा भाषणों में भी, ट्रंप के इंटरव्यूज में भी पूरा होने दीजिए, बीच में नहीं, ट्रंप के हिसाब से दुनिया चलेगी और देश चलेगा और हिंदुस्तान चलेगा। ये आपकी सोच होगी नहीं बोलने के लिए। नहीं, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान अमेरिका की कॉलोनी बने, बोलने दीजिए, और डोनाल्ड ट्रंप ये डिसाइड करेंगे कि भारत में क्या होगा। बीच में बोलते हैं, इसीलिए बीच में बोलते हैं। चुप हो जाइए, मैं आपकी बात नहीं, आप बहुत बोल चुके। अगर आप ये बोलेंगे कि हमें एक शक्तिशाली अमेरिकी नेता चाहिए जो विश्व में डिसाइड करे कि देशों में क्या होगा, हमें नहीं चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट। विवेक जी, ना आपकी बात सुनाई देगी ना मेरी बात सुनाई देगी। आप ये हमेशा इस अंदाज में क्यों रहते हैं? बड़ी गंदी आदत है। अमेरिका की नीतियां, ट्रंप की नीतियां भारत में लाएं। आपकी पता नहीं क्यों आप सीखते समझते नहीं। थोड़ा तो सुधर जाइए। गलत कर रहे हैं। दुनिया सुधर रही है, चीन भी देखिए सुधर गया, लेकिन भारत के कम्युनिस्ट ना छाता खोले खड़े हैं बिना बारिश कर रहे हैं। थोड़ा तो सुधर जाइए। अभी तो यहाँ ऐसा नहीं है। कम्युनिस्ट को छोड़िए, आप ट्रंप की जय जयकार करिए। चीन के हिसाब से सब कुछ करते हैं, ऐसे मत। विवेक श्रीवास्तव जी, थोड़ा सा काम डाउन करिए। मुझे फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी।
मुझे फायर ब्रिगेड बुलवानी पड़ेगी, इतना नहीं, आज तो इतना माहौल ऐसा ही है। आग बबूला हो रहे हैं। 10 सेकंड का एक सवाल है। हर्षवर्धन अच्छा, क्या त्रिपाठी सवाल? चाहते हैं एक स्ट्रॉन्ग अमेरिकन राष्ट्रपति जो निर्णय लेगा कि विश्व में क्या होगा, तो मैं उसकी मुखालिफत करूंगा। स्ट्रॉन्ग लोगों से इतनी ये दिक्कत हिंदुस्तान, क्यों है? ये भारत, ये इंडिया, आपको ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लोगों से कंट्री है। इतनी दिक्कत क्यों मैं तो है? फॉलो विवेक करूंगा कि डोनाल्ड श्रीवास्तव ट्रंप क्या चाहता जी, है। मोदी स्ट्रॉन्ग है, आपको पसंद नहीं अरे आते। मैं उनका गुलाम ट्रंप थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग है, अमेरिका का। आपको डर लगने लग हर्षवर्धन जाता त्रिपाठी है। बने गुलाम और मोदी बने गुलाम, मैं क्यों बनूं अरे गुलाम? वाह, अच्छा, तो रविका जी, आपको 30 मोदी जी सेकंड। ने नहीं बनाया ना 30 गुलाम? सेकंड दीजिए जरा, ये नहीं चुप नहीं, करा तो के आपको इनको। मोदी जी ने इनको गुलाम चुप नहीं करा के। बनाया ना 11 सालों में। आप जो चाहते हैं वो बोलते हैं, तो यहाँ पर हाँ। लोकतंत्र चल रहा है ना, वहां पर भी चल जाएगा, मेरा चिंता मत कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए। है ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बिल्कुल। जवाब दे दीजिए। सिर्फ 30 सेकंड। 10 साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2 बार ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी को दबाना, नरेंद्र मोदी से अपने हिसाब से कुछ करवा पाना ये असंभव है। और ये जिनपिंग को भी समझ में आ गया विवेक भैया, अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अब तो आपका वो तानाशाह जो दुनिया में करता था ना, वो भारत के सामने वो भी राइट टाइम हो गया। अब इसके आगे की बात, वर्ल्ड पीस चाहिए तो लीडरशिप तो स्ट्रांग होनी पड़ेगी ना। आप शक्ति होती है तभी आप कहीं शांति ला पाते हैं। ये पहला सीधा सा सिद्धांत है। आप लोग तो भारत को न्यूक्लियर पावर भी नहीं बनने देना चाहते हैं। भला हो इंदिरा गांधी जी का, भला हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि आज हम इस स्थिति में हैं। भला हो नरेंद्र मोदी का कि सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया। और जिस इमरान खान से दोस्ती की बात अभी कर रहे थे तहसीन भाई, अद्भुत खोज के लाए। अरे डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान के समय में ही जो पाकिस्तान को मदद मिलती थी बंद कर दी थी। फैक्ट तो अपने लेके सही आया कीजिए। इमरान खान वॉशिंगटन गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हमारे यहां 40-50 हजार आतंकवादी हैं, एडमिशन हो गया। कम से कम कुछ तो याद करके आया कीजिए आपको क्या हो गया है। और अभिषेक मनु सिंघवी, शर्मनाक बयान है, पूरे देश को शर्मसार किया किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी। और अगर अमेरिकी समाज जिस तरह से देखता है उस तरह से उनको तय करने का अधिकार है। हम वहां वोट देने नहीं जा रहे हैं और हमें यह भ्रम नहीं है कि भारत का हित कोई अमेरिका सुरक्षित रखे। हम अपने हित सुरक्षित रखने में सक्षम है, लेकिन दुनिया में जिस तरह के संघर्ष चल रहे हैं उसमें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का आना बहुत महत्वपूर्ण था। सौरभ शुक्ला जी, आपने सुना, जितना जितना अमेरिका में मेल्टडाउन हो रहा है उससे ज्यादा भारत में मेल्टडाउन हो रहा है। पहले तो पूछना चाहती हूँ, फायर ब्रिगेड्स चल रहे हैं क्या अमेरिकी सड़कों पर? या बर्नॉल का जो इक्विवेलेंट है उसकी सेल्स बढ़ तो नहीं गई है, स्टॉक मार्केट प्राइस बढ़ तो नहीं गए हैं? यहां मुझे लग रहा है कि सेल बढ़ने वाली है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत शक्तिशाली हैं, भारत को नीचे कर देंगे और भारत के लिए अब मुश्किल पैदा हो जाएगी, किस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं? कोई कह रहा है कि भारत का वोटर ज्यादा इंटेलिजेंट है अमेरिकी वोटर से, कोई कह रहा है कि भाई डिफीट हो गया जो नैरेटिव था कि संविधान खतरे में है। आप इस चुनाव को किस तरह देखते हैं? देखिए नविका जी, 2 आयाम है। एक तो जो डेमोक्रेसी खतरे में है वो नैरेटिव जो है वो भारत में भी उसकी हार हुई और यहाँ अमेरिका में भी हार हुई। एक पहली बात। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप 2.0 जो है वो जो है अमेरिका फर्स्ट तो रखेगा ही, पर जो डोनाल्ड ट्रंप है एक अपने जो लीडर टू लीडर डिप्लोमेसी है उसको बहुत आगे रखेंगे। उसमें भारत जैसे नरेंद्र मोदी जो लीडर हैं उनके साथ उनकी एक अच्छी समझ है, उनकी साथ अच्छा रैपो है, उससे भारत को फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और जहां तक ये कहा कि भारत इस समय विश्व में एक बड़े देश के रूप में उभरा है जिसको विश्व एक यूनिफायर देखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कई बार कहा है, खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध हैं और कई मुद्दे ऐसे हैं जो भारत और अमेरिका जो एक जिस पर उनका रुख एक तरफ नहीं है वो दोनों मिलकर सुलझा सकते हैं। तो मुझे लगता है एक तो ये लीडर टू लीडर जो डायलॉग होगा उस पर भारत उस पर सफल होगा, पहली बात। दूसरी बात, कई जो युद्ध हैं जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध है उससे भारत पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। तो अगर वो सुलझा पाते हैं जैसा वो कह रहे हैं, भारत के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि भारत को भी उसमें थोड़ा एक असमंजस की स्थिति रहती है, उसका एक फायदा होगा। तीसरी बात, चीन पर वो लगातार दबाव बनाएंगे। भारत के लिए भले ही चाहे ट्रेड हो
ट्रेड में वो टैरिफ की बात करेंगे तो वो बिजनेसमैन है, वो समझते हैं कि किस देश से ज्यादा फायदा हो सकता है। उसमें भी जब चीन पर दबाव बनेगा तो भारत के उद्यमियों के लिए, भारत के उद्योगों के लिए वो फायदा रहेगा। हाँ, उसकी थोड़ी सी पैरामीटर्स बदल सकते हैं। वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा भारत की कंपनीज जो है अमेरिका में निवेश करें। चौथी बात, जो इंडियन अमेरिकन है उन्होंने पहली बार, और मैं बताऊं आपको, मैं इंडियन अमेरिकन ने इस बार रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट बहुत ज्यादा किया है। उसका कारण है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने डिस्टिंग्विश किया स्किल्ड इमिग्रेंट्स और इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए। स्किल्ड इमिग्रेंट जो भारत के कई साल से यहां बैठे हैं, जिनको ग्रीन कार्ड नहीं मिल पा रहा है, उनके रिश्तेदार हैं, कई लोग, कई जो सिटीजन हैं उनके रिश्तेदार हैं, उन लोगों के संबंध है, वो जो है वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो कुछ स्किल्ड इमिग्रेंट्स के लिए कहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो वाइफ है मेलेनिया, वो खुद इमिग्रेंट रही हैं, वो यहाँ खुद ग्रीन कार्ड के थ्रू आई थी। इलॉन मस्क जो उनके सबसे बड़े और उनके जो सपोर्टर्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस, उनकी पत्नी उषा वैंस भी एक इंडियन है। और इंडियन कम्युनिटी के लिए ये कितना जरूरी है, ये देश और दुनिया सभी देख रहे हैं। लेकिन विवेक साइलस जी, सवाल आज यही है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी और संविधान खतरे में है। ये नैरेटिव ध्वस्त हुआ है और जिस तरह से बौखलाहट नजर आ रही है, चाहे वो साकेत गोखले हों, चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी हों, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हों, कहीं ना कहीं ये जो डराने धमकाने का एटमॉस्फेयर है, ये चलने वाला नहीं है, ना भारत में ना अमेरिका में। ये तो तय हो गया। अब ये बताइए कि वहां तो कोई बहाने नहीं कर रहा कि ईवीएम में प्रॉब्लम है या बैलेट पेपर में किसी ने आकर मोहर लगा दी या वहां का इलेक्शन कमीशन जो है वो बिका हुआ है। यहां पर इस तरह की बात करके क्या आप अपने लोकतंत्र को हल्का नहीं कर देते? देखिए नाविका जी, आपने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जरूर उठाए। सबसे पहले आपने जो संविधान खतरे की बात की, तो संविधान खतरे में है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और जो प्रत्याशियों हैं उन्होंने उठाया सबसे पहले। इसको तो विपक्ष ने नहीं उठाया। उन्होंने कहा हमको 370 दे दो, हम संविधान को बदल देंगे। बोली कहा कि नहीं कहा। दूसरी महत्वपूर्ण आपने बात उठाई कि भारत में मोदी के खिलाफ जो कैंपेन था वो हार गया। अरे मोदी जी तो कह के आए थे इस बार, अब की बार 400 पार, और आ गए 240 पे। तो आप कैसे कह सकती हैं कि मोदी जी के खिलाफ जो है कैंपेन हार गया? अब ये भी बात सही है कि मोदी जी इस बार अमेरिका नहीं गए, ट्रंप साहब जीत गए। वोटिंग प्रतिक्रिया पे बात हुई कि वहां के लोगों ने वोटिंग प्रतिक्रिया पे उंगली नहीं उठाई। आपने बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है। आप बैलेट पेपर से, जैसे अमेरिका में चुनाव होते हैं, हिंदुस्तान में कर दीजिए। हम भी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं उठाएंगे। हमारी लड़ाई जो है ईवीएम से, बैलेट पेपर से कभी नहीं है। करा दीजिए जैसे अमेरिका में। अमेरिका जैसा एडवांस देश जब बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता है? और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनको बधाई देते हुए मैं कहता हूं, और अमेरिकन जो सिटीजन हैं उनको भी बधाई देता हूं, उन्होंने क्या कैंपेन में कहा? उन्होंने अमेरिका की बेरोजगारी, महंगाई और टैक्स पे बात की कि जब वो आएंगे तो बेरोजगारी को कम करेंगे, अमेरिका की महंगाई को और टैक्स को घटाने का काम करेंगे। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, यहां हो रहा है कि बहू बेटी को लेके भाग जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी और टैक्स पे आज हिंदुस्तान में ना तो मीडिया और ना ही भारतीय जनता पार्टी बात करना चाहती है। देखिए, विवेक साइलस जी, कमाल करते हैं आप जानते हैं भारत अमेरिका से आगे है, ईवीएम का इस्तेमाल करता है, विंडो का इस्तेमाल करता है। किस तरह से कोविड वैक्सीन सबको मिले, ओ आपने तो उसे बीजेपी की वैक्सीन कहा था ना, लेकिन वो भारत में सब कुछ हो रहा था, ऑनलाइन हो रहा था, वो अमेरिका नहीं कर पाया था, भारत ने किया था। और आप शायद वो दौर भूल गए हैं जब कांग्रेस का दौर था, जब बैलेट बॉक्सेस होते थे, बूथ कैप्चरिंग होती थी। आप इतिहास भूल गए। पता नहीं आपकी उम्र कितनी है, मुझे 16 साल से ज्यादा नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप वो दौर भूल चुके हैं। सवाल आज यही उठता है कि आपको हर चीज, आपकी लड़ाई ईवीएम से कतई नहीं है। कहां है आपकी ईवीएम से लड़ाई? तेलंगाना में आप जीतते हैं, कहीं ईवीएम से लड़ाई होती है? आप अगर जीतते हैं जम्मू कश्मीर में तो कहीं ईवीएम से लड़ाई होती है? नहीं होती। आपकी लड़ाई मोदी से है, क्योंकि अगर मोदी या बीजेपी जीत जाए तब आपके पेट में दर्द होती है। क्यों रोहन गुप्ता,
क्या इनकी लड़ाई ईवीएम से है या सिर्फ मोदी तक ही है? देखिए नाविका जी, जब हरियाणा के जिस दिन चुनाव के परिणाम आए, सुबह 9:30 बजे तक ना ईवीएम खतरे में था, ना लोकतंत्र खतरे में था। जैसे ही 10:30 हो गए, ईवीएम खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, इलेक्शन कमीशन खतरे में आ गया। और इस प्रकार की बेतुकी बातें करके एक पारदर्शी प्रक्रिया है, हमको हमारे लोकतंत्र के लिए नाज होना चाहिए कि जिस प्रकार की प्रक्रिया भारत ने सेट की है पूरे विश्व में एक मिसाल के तौर पे कि इतना बड़ा चुनाव इतनी पारदर्शी तरीके से हो रहा है, उसकी जगह पे ये लोग अपने हाथ में सवाल उठा रहे, ये जनता के ऊपर सवाल उठाते हैं। जहां पे भी ये लोग हारते हैं नविका जी, ये जनता पे सवाल खड़े कर देते हैं और इसीलिए इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। कब तक आप सवाल उठाएंगे? अरे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां मानिए। हरियाणा में क्यों हारे, जो इनकी मानसिकता है। नविका जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनको आप चुप करवाएंगी तो मेरी बात में रख दूं प्लीज। नविका जी, यहाँ पे जो हम डिबेट कर रहे हैं, आज फायर टेंडर्स की जरूरत है, मैं क्या कर सकती हूँ रोहन गुप्ता जी, मेरी भी तो मजबूरी समझिए। देखिए, इनको चाइनीज पटाखे दे दीजिए, क्योंकि इनको चाइना से प्यार है, इनको चाइनीज पटाखे चाहिए। झूला झूलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला विवेक जी, मेरी बात को खत्म करने दी जाए। जब शी आपका दर्द जिनपिंग के समझ साथ पा झूला सकता हूं मैं, झूलते हैं आप तो सबका बहुत दर्द मजा मैं आता समझता है। हूं। और जब आप चाइना हमारे अंदर भाई हैं, घुसता है आपके साथ तो आपके कहते साथ हैं ना मेरी कोई हमदर्दी आया है ना आपकी कोई गया मजबूरी है, आज आपको है। इस रोना बात पड़ेगा, को मत करिए। आपको विलाप करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सोचा था नहीं हुआ। आप सबको समझना पड़ेगा कि विश्व की राजनीति क्या चाहती है, विश्व की जनता क्या चाहती है। वो चाहते हैं कि जो सही को सही बोले, गलत को गलत बोले, दोगलापंथी नहीं चल सकती है। अगर बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के खिलाफ कुछ होता है, और आपके गलत को नेता को गलत बोलना पड़ेगा। आपका नेता चुप नहीं रह सकता है। बांग्लादेश के हिंदुओं पे नहीं बोल के आप सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति होगी, नहीं होगी। जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तब जब हिंदुओं को भी जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे। तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं जीतेंगे, सारी सीटें हारेंगे। आपको ये मेल्टडाउन, आज मैं तस्वीरें भेजना चाहती हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिसेस को कि कितना मेल्टडाउन हो रहा है यहाँ भारत में राजनेताओं का। जितना शायद अमेरिका में नहीं हो रहा उतना तो भारत में हो रहा है। लेकिन पब्लिक के सवाल बहुत आ रहे हैं। निरंजन जोशी का राजकोट गुजरात से सवाल है, अमेरिका में ट्रंप की जीत से इंडिया गठबंधन को ईर्ष्या क्यों हो रही है? तहसीन भाई बता दीजिए क्यों हो रही? किसी को कोई ईर्ष्या नहीं हो रही। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में पुलवामा के बाद टेंशन बढ़ा था, सर्जिकल स्ट्राइक्स के पहले, राष्ट्रपति ट्रंप ने कोशिश की थी कि उसमें इंटरफियर करे। ये भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। दूसरी चीज, जो उन्होंने तालिबान के साथ डील की जिससे अमेरिका ने पुल आउट किया, उससे भारत को नुकसान हुआ है। तीसरी चीज मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ईरान के मामले में उन्होंने इजराइल को एनकरेज किया है ईरान पे स्ट्राइक्स करने के लिए। वेस्ट एशिया अगर डिस्टेबलाइज होगा, भारत इनस्टेबल होगा। और चौथी चीज, बांग्लादेश पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। बांग्लादेश को अमेरिका ने डिस्टेबलाइज किया, वो हमारा सबसे करीबी दोस्त था और हमारा एलाई था। शेख हसीना आज भी भारत के अंदर है। दीज आर फंडामेंटल क्वेश्चंस जिसका जवाब भारत के पास है ही नहीं। तहसीन भाई, मैं एक बात कह दूं आपसे, एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा था ना, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आपके इंडिया अलायंस के नेताओं ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि आपको अपने मुस्लिम वोट्स के खिसकने का हमेशा एक डर बना रहता है, तो इसलिए आप रील बनाए। कल भी नहीं तो हिंदुओं पर ना अखिलेश यादव ने कुछ कहा, ना राहुल गांधी ने कुछ कहा, लेकिन पब्लिक और भी सवाल पूछ रही है। वेंकटेश श्रीनिवास का यूट्यूब पर सवाल है, विवेक श्रीवास्तव को हमेशा गिलास आधा भरा ही क्यों दिखाई देता है, पूरा कब भरेगा? विवेक भाई, जनता पूछ रही है। अरे भाई, जब सब अंधकारमय हो रहा है, एक तानाशाह आ गया है, वो दुनिया के अंदर युद्ध कराएगा, इस्लामोफोब है, एक धर्म विशेष से नफरत करता है, तो मैं क्या जलेबी बांटूं? अरे भाई, जब एक चीज खराब है तो खराब है, और ये अमरीकियों ने गलती करी है, ये रियलाइज करेंगे इस बात को। और ये बैठे हुए अभी वो सौरभ भाई जो शुक्ला जी है, वो ज्ञान दे रहे थे कि बहुत बढ़िया इंडिया के लिए सारे वीजा खत्म करेंगे आईटी प्रोफेशनल्स के। जनता ने चुना, कह रहा है तानाशाह कहां से हो गया? कह रहा है जनता ने चुना है, तो वोट डालकर चुना है। हम तो कह रहे गलती करी है। विवेक श्रीवास्तव जी, तानाशाह और जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का फर्क पता है आपको? ये चाइना की बात नहीं हो रही। अमेरिका में जनता ने चुना है ट्रंप को। ये
नहीं नहीं, बटेंगे तो कटेंगे, ये ट्रंप ने किया अमेरिका में, डर दिखाया है। ये योगी से लेसन लेकर के ट्रंप ने बटेंगे तो कटेंगे अमेरिका में करवाया है। यहां से भी ज्ञान सुन लीजिए विवेक भाई, आप सुनिए। आपको पता है मिशिगन जैसे जो स्टेट था, वहां पर मुस्लिम वोटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को ओवरवेलमिंगली वोट किया है। आप यहां पर अपना ज्ञान दिए जा रहे हैं। आप सुन लीजिए, मुझे बताइए वीजा रूल्स क्या होने जा रहे हैं। जमीनी ज्ञान सुनिए, जमीनी ज्ञान सुनिए, आपका ज्ञान सुन लिया। लोग देखिए, और मैं बता दूं आपको, मुझे इंडियन वीजा पे भाषण दीजिए, मैं चुप बैठूंगा आधे घंटे। देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ठंडा होके बात करिए, क्योंकि आप जो है भड़क जाते हैं। आप बिना तथ्यों पर 1.0 में क्या किया था सर? तथ्यों, अरे 1.0 में क्या किया था सर? आप 1.0 में H1B वीजा के रेट्स और डॉलर कितने बढ़ाए थे मेरे लोगों के लिए? ज्यादा विवेक से काम लीजिए, थोड़ा विवेक से काम बता रहा हूं, वो हिंदुस्तानी मैन पावर के खिलाफ का प्रेसिडेंट है। जो है इस बार भारत के लिए अच्छा रहेगा, और भारतीयों के लिए जो है एक वो अलग जो है अलग दिशा होगी। नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। बाकी देखिए, जब वो इलेक्शन कैंपेन में कह रहा है अमेरिकन फर्स्ट, हम लोग दोबारा डिबेट जब वो इलेक्शन कैंपेन में कह रहा है अमेरिकन फर्स्ट, जमीनी बात तो हम कहां से आ गए? आप जमीनी बात सुनिए, और मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल करेंगे, और आप गलत साबित होंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको लग रहा था कि वो वहां अमेरिका में इंडियन फर्स्ट कहेगा। आप भी कैसी बेतुकी सी बातें करते हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जनता के कुछ और सवाल है। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ। अंजनी कुमार शर्मा का इंदौर से सवाल है, ट्रंप की अमेरिका में जीत और मोदी जी की भारत में जीत ने क्या ये नहीं बता दिया कि लोकतंत्र को खतरे में बताने वालों की हार हुई है? मुकेश चौधरी का जयपुर से सवाल है, ट्रंप की जीत के बाद बीजेपी की खुशी का राज तो सबको पता है, ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री भी पूरी दुनिया के सामने है, पर ये विपक्ष और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम की निराशा की वजह नहीं पता चल पा रही। बड़ा मुकेश चौधरी ने नपातुला सवाल पूछा है। मंजू बनर्जी भी पूछ रही हैं, बैलेट पेपर पर बात तो तब शुरू हो सकती है जब बैलेट बॉक्स पर कब्जा ना हो। क्या गारंटी है कि ये विपक्षी नेता इस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, ये सवाल तो पब्लिक का बहुत सही है। नविका जी, सबसे पहले तो ये कि दुनिया में शायद भारत ही ऐसा देश है जहां कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चाइना फर्स्ट कह सकते हैं, वरना दुनिया में जो देश होता है उसके नेता अपने देश के फर्स्ट पर ही चुनाव लड़ते हैं, और बिल्कुल हर देश को अपने ही हितों को सबसे ऊपर रखना चाहिए। नंबर 1, भारत का थोड़ा इस मामले में गड़बड़ है कि यहाँ कम्युनिस्ट हैं, उनको चाइना फर्स्ट हो सकता है नॉर्थ कोरिया भी फर्स्ट हो जाए, उनका तो भरोसा ही नहीं। अब दूसरा मसला, जितनी बातें विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं उनको 4 साल के कार्यकाल के आधार पर बात करना चाहिए। हार्ले डेविडसन का मसला सबसे बड़ा मसला था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें जरा सा भी रियायत नहीं दी। और आगे मैं बताता हूं आप, एलन मस्क टेस्ला लेकर यहां आना चाहते थे, साफ साफ भारत सरकार ने कह दिया यहां के जो नियम है उसी के आधार पर बात होगी। अब मैं उसकी बात करता हूं जो यहां इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एप्पल अमेरिकी कंपनी है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग लाइन वो 5% से 25% बढ़ाने जा रही, वो यहां कर रही। जो अमेरिकी कंपनियां हैं, भारत में 4 कंपनियां सेमीकंडक्टर यूनिट लगा रही, फैब यूनिट लग रही उनकी, और तो और वो कंपनियां देश के हर हिस्से में आ रही हैं, उनके साथ बड़ा समझौता हुआ है। तो मुझे लगता है विवेक साइलेश जी को थोड़ा इन सब मामलों में पढ़ के आना चाहिए। कुछ भी एक बात पकड़ते हैं उसी को बोलते रहते हैं, डिबेट सुनने वाले सोचते हैं कुछ नया तो ज्ञान मिले, विवेकवान रह ही नहीं जाते हैं, बोलते रहते हैं बीच में। भाई सवाल ये है कि विवेक जी को आज फायर टेंडर्स की जरूरत है, बर्नौल की जरूरत है, परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं चुनाव से जीता हुआ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तानाशाह है। भाई लोकतंत्र का कितना तिरस्कार होगा भारत में भी और अमेरिका में भी। आज पब्लिक यही सवाल पूछ रही है। डराने से राज नहीं मिलते। पब्लिक को आप बताइए आप क्या मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? पब्लिक को ही अगर तिरस्कार करेंगे तो पब्लिक कैसे वोट देगी? यही सवाल भारत से लेकर अमेरिका तक गूंज रहा है। लेकिन आज अपने सारे पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं। दर्शकों, आपसे इजाजत लेती हूं क्योंकि आज
फायर टेंडर्स और पानी की बहुत जरूरत होगी। सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों से रिक्वेस्ट है कि फायर टेंडर्स को भिजवा दीजिए क्योंकि मेल्टडाउन बहुत तगड़ा है। दर्शकों, आप अपना ध्यान जरूर रखिएगा।